नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम की, जो कि है अनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी इन एडोलेसेंट गर्ल्स। तो चलिए डॉक्टर, अपने आज की चर्चा शुरू करते हैं आयरन डेफिशिएंसी यानी कि अनीमिया इन एडोलेसेंट गर्ल्स यानी कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स के ऊपर। डॉक्टर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि आयरन डेफिशिएंसी एडोलेसेंट गर्ल्स में होना या फिर एनीमिक होना, ये क्या इम्प्लाई करता है? जैसे आपने पूछा पे अनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी, एक्चुअली अनीमिया की बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है जिसमें एक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया एक पार्ट है जी, ठीक है। अनीमिया का मतलब होता है जो हमारे अंदर रक्त चल रहा है या खून चल रहा है उसमें हीमोग्लोबिन या जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जिससे आप हम कहते हैं हवा चलती है अंदर, जो खून नहीं होगा तो आपके ब्रेन में कोई भी हवा या ऑक्सीजन नहीं जाएगी। इट्स ओनली अनीमिया या एचबी जो होता है, हम उसको हीमोग्लोबिन जो कहते हैं, उसमें कुछ भगवान ने ऐसे तत्व बनाए हैं जो कि ऑक्सीजन उसमें स्टोर कर लेते हैं जी, जो ऑक्सीजन स्टोर कर लेते हैं और वो ऑक्सीजन लेके डिफरेंट जगहों में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाते हैं, बी इट ब्रेन, बी इट किडनी, बी इट हार्ट, बी इट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ओनली देन कोई भी जिंदा रह सकता है। जो खून खत्म या खून कम तो सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म, जिसे हिंदी में आप रक्त कहते हो। रक्त के बिना जीवन ही नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा सूक्ष्म और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी डॉक्टर, नॉर्मल अगर हम एचपी लेवल देखें तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स का मतलब पर्टिकुलर लेवल क्या होना चाहिए एचपी का? देखो, इसमें जो अनीमिया आप कहते हो, अनीमिया में खूब सारे कॉजेज होते हैं। जैसे एक तुम आप जैसे पूछ रहे हो आयरन डेफिशिएंसी, जिसमें हम कहते हैं आयरन होगा तो उसका एचबी का जो फुल फॉर्मूला है वो कंप्लीट होता है। जी, एचबी में एक फॉर्मूला होता है जिसमें आयरन लगता है। आयरन होना मस्ट है, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अदरवाइज नहीं तो कईयों में आयरन पूरा भी हो तो विटामिन B12 कम हो जाता है, कईयों में फॉलिक एसिड कम हो जाता है, जी, कईयों में कुछ और माल डेवलपमेंट या माल फॉर्मेशंस आ जाते हैं जिसमें कि आपका जो आयरन का सेल ही नहीं बनता। सो जैसे आप आयरन डेफिशिएंसी पूछ रहे हो तो वो एक मेजर चंक है अनीमिया में, जिसे आप कह ले अराउंड 50 to 60% है कि आपका अनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी होता है। आयरन डेफिशिएंसी मतलब एचबी जिसको हम लेमैन हर एक को कहते हैं, आप अपना एचबी चेक करवा लेना। जैसे एचबी बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम लोगों को कहते हैं धीरे धीरे अवेयर हो जाएं ताकि उनको पता लगे एचबी क्या होता है। एचबी 10, 15, 20 रुपए में किसी भी लैब में आराम से जाके किसी भी सिंपल मेथड से आप चेक करवा सकते हो। उसमें जो नॉर्मल एचबी है, जो कि किसी भी, मैंने बहुत रेयर, इवन पढ़ी लिखी लड़कियां भी जो हमारे पास आती हैं उनको भी पता नहीं होता एचबी नॉर्मल कितना होना चाहिए। हम कहते हैं 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए जी, ठीक है। और इंडिया में अलग अलग हमने जो गर्ल्स के लिए बनाए हैं, अलग अलग उनके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिग्री, सीवियर, इस तरह से उसको कर रखा है। और 7 से कम हो तो बहुत सीवियर अनीमिया गिना जाता है जी, जिसका ट्रीटमेंट अर्जेंट बेसिस पे करना होता है। तो 7 और 12 के बीच में, इंडिया में 7 to 10 के बीच में माना जाता है, अमेरिका में 12 से नीचे 10 तक भी अनीमिया माना जाता है। हम इंडिया में हमारी थोड़ी गाइडलाइंस फ़र्क है, हमने उसको थोड़ा जा लेसर गाइडलाइन करके उसको ले रखा है। अमेरिका में बहुत स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस हैं, वो 12 से नीचे को अनीमिया मानते हैं। हम 10 से नीचे या 11 से नीचे, WHO का स्टैंडर्ड 11 है, 11 से नीचे उनको अनीमिया मानते हैं। तो हमने उसकी क्लासिफिकेशन 10 से शुरू कर रखी है और 9 तक तो आम ही सबका 9 होता है। इवन हमारे डॉक्टर्स भी, हमारे उसमें ले लो, स्टाफ भी ले लो, तो बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनका अनीमिया या 12 ग्राम से ऊपर हो, ठीक है। बाकी तो सबका ही 9, 10 इतना ही चलता है। बट दिस इज अनीमिया, बिलो 10 एंड बिलो इज अनीमिया। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये प्रॉब्लम एडोलेसेंट गर्ल्स में कितनी कॉमन होती है और इसके पीछे क्या कॉजेज रहते हैं? एडोलेसेंट गर्ल्स में 80 to 90% प्रॉब्लम, समझ आ गई आपको। सिर्फ 10% रह जाते हैं या 15% जिनको अनीमिया नहीं है, जी, ठीक है। तो अनीमिया इज अ ग्रॉस प्रॉब्लम, वेरी ग्रॉस प्रॉब्लम। इट लीड्स टू सो मैनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। अगर कोई लड़की अनीमिक है तो उसके लिए और क्या आगे थ्रेट्स हो सकते हैं या प्रॉब्लम्स पोज कर सकता है ये?
वो तो इट इज़ अ प्लेथोरा, मतलब आप कहते हैं कि खजाना है प्रॉब्लम्स का। जी। आपको अनीमिया हो गया तो शुरू हो गई आपकी प्रॉब्लम्स, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम्स। आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी से शुरू कर सकते हो। जैसे बच्चों को तो चलो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, चलो गर्ल्स को लेके हम चले तो गर्ल्स में शुरू हो जाती है आपका, देखो पहले अनीमिया हुआ, आपको ऑक्सीजन कैरिंग कम हुई, सब चीज़ों में आपके ब्रेन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, किडनीज में भी, लिवर में भी, ब्रेन में भी, आईज में भी। जी। ठीक है, आपकी तो पहले स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। नॉन विलिंगनेस टू वर्क, यू आर फीलिंग टायर्ड, लेथार्जी, वीकनेस। ठीक है, जब इसी से आपका बाकी सारा सिस्टम शुरू हो जाता है कि आप बाकी चीज़ों में भी लैग बिहाइंड करना शुरू कर जाते हो। पढ़ोगे तब भी नींद आएगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही ब्रेन को। जब ऑक्सीजन नहीं जा रही तो हाउ कैन यू स्टडी। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि अनीमिया से शुरू होती है। उसके बाद तो सारी प्रॉब्लम्स फिर शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कईयों को हेडेक रहेगा, कईयों को इरिटेशन भी रहने लग जाती है। जब ज़्यादा खून कम हो जाता है तब इरिटेशन, टायर्डनेस, स्लीपीनेस, एंग्जाइटी, और फिर धीरे धीरे तो सांस चढ़ने शुरू हो जाता है। क्यों? हार्ड वर्क कर रहा है मोर, उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ना शरीर को। जो खून में कम ऑक्सीजन होगी तो हार्ट क्या करेगा, जल्दी 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 पंप करेगा कि और ऑक्सीजन आए, और ऑक्सीजन, मैं जिंदा रहूं, किसी को मरने ना दूं। हार्ट की भी कोशिश होती है किसी को मरने ना दे, खूब जल्दी पंप करना शुरू कर जाता है। इनिशियली तो टैकल ओवर कर लेता है, कोई साल या 2 साल टैकल ओवर कर लेगा, पर धीरे धीरे हार्ट भी थकने लग जाता है। कहता मैं इतनी सारा दिन ही काम करी जा रहा हूँ, 24 घंटे ही काम करी जा रहा हूँ, मैं सोता भी नहीं हूँ, एंड जो मैंने 60 to 72 बीट्स पर मिनट में चलना होता है तो वो मैं चल के 80-90 बीट्स पर मैं चल रहा हूँ, तो हार्ट भी थकना शुरू हो जाता है। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि हार्ट भी मोटा हो जाता है, फूल जाता है ना, हाइपोट्रोफी। हम बहुत मैं लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको, अल्टीमेटली कोलैप्स। हाँ, धीरे धीरे फिर हार्ट भी वीकन होने लग जाता है, तो फिर पैरों में पानी इकट्ठा होने लग जाता है, पैर सूज जाते हैं। जब लोग हमारे पास आते हैं वो पैर सूजे लेकर आते हैं कि पैर सूज गए। मैंने कहा पैर तो सूज नहीं थे, हार्ट कम करने लग गया काम। हार्ट कैन नॉट कोप अप विद योर, इतना आपको इतनी ऑक्सीजन कम हो रही है आपकी बॉडी में, आपको कोप अप नहीं कर रहा, इतना वर्क नहीं कर रहा है। तो उनको इतनी बात समझ में नहीं आती। आज आपके रेडियो माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ, इट्स अ ग्रॉस प्रॉब्लम। एवरीथिंग स्टार्ट्स, कोई बीमारी का इलाज ले लो, जैसे हम कहते हैं कि उसका इलाज खून बढ़ाना एक सबसे बड़ा इलाज होता है, आपकी सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो अब मैं आपको एक एक गिनाऊं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। जी, तो डॉक्टर क्या किसी एक व्यक्ति में एक से ज्यादा कॉजेज भी हो सकती हैं अनीमिया की? जैसे मैंने आपको बताया आयरन डेफिशिएंसी एक वजह है, बट दैट कैन बी विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कुछ डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशंस भी होती हैं जो आरबीसीज ठीक नहीं बनते, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, है ना। तो मालफॉर्मेशंस ही टेढ़े, जो ब्लड सेल्स गोल होते हैं वो टेढ़े मेढ़े बनते हैं जी, सिकलिंग हो जाती है तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते। दैट इज एक्चुअली जेनेटिक ट्रेट। जैसे थैलेसीमिया वगैरह होता है उसमें क्या होता है, अनीमिया तो होता है, हाँ जी, बट वो ब्लड सेल्स की मालफॉर्मेशंस है, जेनेटिक मालफॉर्मेशंस है, वो तो नहीं ठीक हो सकती। जी बिल्कुल डॉक्टर। डॉक्टर कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर में आयरन का एडिक्वेट अमाउंट में होना? आयरन का तो फिर इस बहुत बड़ी चीज़ है, जितना आपको मतलब ये एडिक्वेट होना ही चाहिए। एक्चुअली जो मेल्स होते हैं उसमें तो कमी कम होती है जी, ओनली द फीमेल पार्ट्स आर द सफरर्स। आप पूछोगे क्यों फीमेल्स क्यों सफरर है जी, मेल्स नहीं सफरर है। देखो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है ना, देखो पहले तो लड़कियों को कम ध्यान देते, आजकल तो मेल एंड फीमेल्स कोशिश है हमारी कि एक ही इकट्ठे रियर हो, खाए पिए इकट्ठा। नहीं तो पहले लड़कियों को कम खाना दिया जाता था, वो फीमेल्स बेचारी पहले ही लैग करती आती थी। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन पार्ट शुरू हो जाते हैं, कपड़े आने शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और जब ब्लीडिंग के चक्कर में हर एक महीने ब्लीडिंग आई या 2 महीने ठहर के भी आई या 3 महीने हैवी ब्लीडिंग हुई, नॉर्मल जो ब्लीडिंग है 80 ml तक हम कहते हैं इतनी ब्लीडिंग हो, फिर भी 80 ml भी जो नॉर्मल ब्लीडिंग भी हो तब भी इतनी ब्लीडिंग, ब्लड लॉस है, मतलब HB का मतलब उसमें आयरन निकल रहा है ना आपका बाहर, तो आपको इतना आयरन एक्स्ट्रा चाहिए ताकि आपका और खून बनता रहे, नहीं तो नहीं बनेगा जी, ठीक है ना। वो लड़कियों में बेचारियों में फिर आयरन लॉस शुरू हो जाता है। वो आयरन लॉस कहीं को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा आयरन लॉस होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि एजुकेशन की, जो एजुकेशन हो कि आयरन लॉस किस तरह कवर करना है, मोस्ट हो इन फीमेल्स, ठीक है। फीमेल्स का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें आयरन लॉस की बहुत गुंजाइश होती है और उसको कवर अप करना हमारा बहुत बड़ा एजेंडा है। बहुत इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे नेशनल प्रोग्राम्स है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पर। डॉक्टर, आयरन डेफिशिएंसी एडोलेसेंट गर्ल्स में
में जब हो जाए तो उसके सिम्टम्स कैसे मालूम होते हैं? जैसे आपको बताया कि पहले तो थके थके लगोगे, आपको कमर दर्द होगी, बॉडी पेन्स होंगी, बॉडी एक्स होंगी, वो भी कंटिन्यू रहे तो सांस चढ़ने लग जाता है। जब ज़्यादा अनीमिया हो जाए तो सांस चढ़ना तो सांस फूलने लग जाता है जी। तो कईयों की सोजिश आ जाती पैरों में, तो दे कम टू अस कि हमें ऐसा हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, पढ़ाई में नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे, तो वो फिर हम उनको पूछते हैं कि उनकी वजह क्या है या क्या है। जब ब्लीडिंग लॉस ज़्यादा है उनका, लड़कियों का, या किस वजह से है, या उनकी डाइट हैबिट्स ऐसी हैं कि दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, तो उनको अनीमिया हो रहा है एंड दैट अनीमिया इज लीडिंग टू दोज प्रॉब्लम्स। तो डॉक्टर इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं और किस स्टेज पे जाकर फीमेल्स को या मैं बोलूँ गर्ल्स को डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए? देखो हमारे पास जो गर्ल्स आती हैं जब पीरियड शुरू होते हैं तब से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जी। जो इनको पहले प्रॉब्लम्स हैं वो पहले प्रॉब्लम्स हैं, सांस चढ़ता है, सांस फूलता है, बट जब पीरियड शुरू हो जाती हैं तब फिर प्रॉब्लम्स ये होती है जो अनीमिया है, आपको खून बहुत एचबी कम है तो पीरियड्स या माहवारी जैसे लोग कहते हैं ना खून कम है तो कम आएगी, कम नहीं आएगी, ज़्यादा आएगी, खूब बहुत ज़्यादा आती है माहवारी। लोग रिवर्स सोचते हैं कि माहवारी ज़्यादा आ रही है अच्छी बात है, गंदा खून निकल जाएगा ये वो। हम कहते हैं कहीं गंदा खून नहीं है, बहुत साफ खून है, अंदर थोड़ी सी मेम्ब्रेन निकलनी होती है उसमें, तो कम से कम ही खून चले तो अच्छी बात है। इतना सारा खून नदियाँ बहा के क्या फायदा, और वो नदियाँ बहती रहती हैं और पेरेंट्स और माएँ भी नहीं समझ पाती भी इतना सारा ब्लीडिंग होने का भी वजह होती है कि आप में वैसे ही खून कम होता है तो इसलिए की वजह से ये ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है। तो वो सिम्टम बहुत बड़ा सिम्टम लेके आते हैं जो पेशेंट्स। हम उनका पहले एचबी या सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करवाते हैं कि उनका एचबी कितना है, उसके बाद हम कोआगुलेशन प्रोफाइल या कोई थायराइड डिसऑर्डर्स वो बाद में चेक होते हैं। पहले तो एचबी चेक होता है, एचबी कितना है, एचबी कम है तो शी इज हैविंग ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ लेस एचबी। ये बहुत बड़ा सिम्टम लेके आते हैं। उसके बाद तो जो सांस चढ़ना वो तो साथ में एडिशन सिम्टम्स होंगे ही होंगे जिनके पास इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यूरिन का इन्फेक्शन होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन चलते रहते हैं, उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वगैरह हो जाता है। पर गर्ल्स को तो मेनली प्रॉब्लम पीरियड्स और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन इसी वजह से होता है। बाकी कोई जेनेटिक डेफिशिएंसी हो वो तो सेपरेट इशू हो जाता है। और डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कैसे चलता है और कितना लंबा चलता है? देखो जब आपने डायग्नोज बना लिया अभी आयरन डेफिशिएंसी का, जैसे आप पूछ रहे हो आज मुझे आयरन डेफिशिएंसी का ही ट्रीटमेंट डायग्नोज बनाया, आपने कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लिया, आपका डायग्नोज हो गया एचबी इज लो। सो अब एचबी जब लो आपको दिख गया, ब्लड में भी एचबी लो है, तो उसमें कितना आयरन बॉडी में है या कितनी बाइंडिंग कैपेसिटी वो तो करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। ये जो टेस्ट है आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और कितना आयरन है बॉडी में वो तो कराने की फॉरेन कंट्रीज में जिनका एचबी पूरा होता है वो उनको करवाने की जरूरत होती है कि 12 ग्राम एचबी है, अब आप अपनी देखो कितनी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, कितना आयरन है बॉडी में, जो वो कम है बाइंडिंग कैपेसिटी या कम आयरन है तो आप एडिशनल आयरन दे दो। यहाँ पे तो बात ही उल्टी है। इंडिया में एचबी तो किसी का पूरा ही नहीं है, जब एचबी नहीं पूरा तो बाइंडिंग कैपेसिटी और उसकी बात ही नहीं होती। कंप्लीट ब्लड काउंट से ही पता लग जाता है, आप मानोगे 10 रुपए के टेस्ट से ही पता लग जाता है आप एचबी कितना है। तो आज भी हम किसी भी एरिया में जाएं तो किसी का एचबी 10 से ऊपर नहीं होता। तो ये डायग्नोस होके फिर ट्रीटमेंट पार्ट आप शुरू करोगे तो ट्रीटमेंट पार्ट में आपने ओरल भी आता है, आपको खाने वाली टैबलेट्स भी आती हैं, और जब टैबलेट्स का प्रॉब्लम ये है यू नीड at least 6 months of regular tablet taking daily to have a continuous rise in हीमोग्लोबिन या आयरन। तो डॉक्टर मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? साइड इफेक्ट वही तो प्रॉब्लम है। अब मेडिसिन आपने ओरल ली है, एक तो साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, नोजिया है, वॉमिटिंग है, गैस्ट्राइटिस है, आपको पेट दर्द भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स है। उसी वजह से most of half of the patients stop taking iron. Stop taking iron. The resultant is they are there only. ठीक है, आप पीने वाली शीशी दोगे, आप खाने वाली गोली दोगे, कोई जो वो पच भी जाती हैं तो रेगुलर नहीं लेंगे, रेगुलरिटी नहीं होती। एक दिन ली, 2 दिन छोड़ दी, 3 दिन छोड़ दी, फिर वो आयरन इतना मेंटेन नहीं हो पाता तो वो एचबी बढ़ नहीं पाता। और वो फिर ब्लीडिंग, जो बच्चे हैं बेचारे उनको पीरियड ज्यादा आ रहे हैं, वो ब्लीडिंग हर एक महीने कंटिन्यूड रहती है। वो अगले महीने अभी थोड़ी सी ठीक भी हुई थी तो अगले महीने फिर ब्लीडिंग आ गई, वो ठीक ही नहीं हो पाती। जब तक हमारे पास आती है तो बेचारी बहुत कम हो जाती है लड़कियां। तो डॉक्टर अगर टाइम पे जाके डॉक्टर को कंसल्ट ना करें तो इसके लॉन्ग टर्म में जाके क्या इफेक्ट्स रहते हैं? अब तो देखो खून ही नहीं होगा तो मैं आपको एंड रिजल्ट क्या बताऊं भी। एचबी ना होगा तो बड़ी प्रॉब्लम्स है, बच्चों के साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। जितनी मैंने आपको बताई कि सांस चढ़ेगा, दिल फेल होगा, तो उसके बाद अल्टीमेटली फिर
क्या, बस आई डोंट वांट टू मेंशन द वर्ड, तो वही रह जाता है। मतलब इट्स सच ए बिग प्रॉब्लम ना, जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। हर प्रिस्क्रिप्शन में हर एक के लिए आयरन होता है, बट ये मैं कहती हूँ भी जिनको नहीं भी खाना ना, डू कम टू अस कि हमको इंजेक्शन लगाना है। वी कैन गिव देम इंजेक्टेबल्स ऑल्सो, जी बिकॉज साइड वाले इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस भी हमारे पास बहुत अच्छे आ गए। जो पहले इंजेक्शंस आते थे वो बहुत पेनफुल और बहुत उनका साइड इफेक्ट्स भी होते थे। अब वाले इंजेक्शंस के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, बहुत रेयर साइड इफेक्ट है जी जो साइड में इंजेक्शंस लगते हैं। यहाँ कई आजकल तो आईवी लाइन भी आ गई, इंट्रावीनस। टोटल जो जितना आयरन डेफिशिएंसी एक, जैसे आपको ले लो, आप 7 ग्राम्स हो, जी यू नीड 3 ग्राम्स ऑफ एटलीस्ट HB मोर। जी। हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल आयरन कितना चाहिए उसको इन्फ्यूज कर देते हैं। इन्फ्यूज इन द मीन्स आईवी लाइन के थ्रू जी उसको स्टैट दे देते हैं। आप आए 15-20 मिनट आधे घंटे में आपको दे दिया, जी ठीक है, आपको टोटल आयरन चला गया। जी अब बॉडी धीरे 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 करके उसका सारा HB 1 मंथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि 20 एक जो RBC होता है, जहाँ आप कहते हो RBC को बनने में 21 डेज लगते हैं। ओके तो जब तक वो RBC एक आयरन लेके खुद एक डेवलप होगा बॉडी में, 21 डेज में डेवलप होगा, वो सारा आयरन सारी बॉडी ले लेगी फटाफट मैच्योर। मतलब 21 दिन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। जो एक 1 मंथ बाद जब नेक्स्ट ब्लीडिंग पैटर्न आना होता है, एटलीस्ट 1 ग्राम या 2-1.5 ग्राम के आसपास तो आराम से बढ़ जाता है, जो कि आप ओरल आयरन लेने से इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाता। दो ओरल आयरन इज मच मोर सेफर, आप ले रहे हो, आपको टॉलरेट हो जाता है, नथिंग लाइक इट, आप रेगुलर लेते रहो, ठीक है। बट ओवर द काउंटर आज का ज़माना इस तरह का है कि लोग, विच आई हैव सीन इज कि मैं खुद भी नहीं कभी ले पाती। तो आई डोंट नो पेशेंट्स कैसे ले पाते होंगे, मेरे को ये नहीं समझ नहीं आता। बट मे बी पेशेंट्स आर मोर, डॉक्टर्स आर बैड पेशेंट्स देमसेल्व्स, ठीक है। तो मे बी दे आर गुड पेशेंट्स देमसेल्व्स, वो अच्छी तरह और ध्यान से लेते होंगे। बट मैं बहुत, आई बिलीव इन ड्रास्टिक मेजर्स इमीडिएट, सो आई टेंड टू गिव ऑल माई पेशेंट्स इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस, जी, जो काफ़ी कम HB में आते हैं। जी डॉक्टर, ट्रीटमेंट के बाद गर्ल्स को अपना ख्याल किस तरह रखना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए उन्हें? जब आप ट्रीटमेंट की बात कर लो, आपने IV लगा दिया, इंट्रामस्कुलर लगा दिया, और IV में भी बहुत अच्छे IV भी आ गए हैं, दो दे आर मोर कॉस्टली, जैसे हम 1500 की पर इंजेक्शन डोज पड़ती है, बट दे मे नीड 1 or 2 इंजेक्शंस। एक बार लगाओगे, वेरी सेफ, 1 वीक के इंटरवल में 2 इंजेक्शंस लगते हैं और पेशेंट इज ओके, जी, ठीक है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आयरन रिच फूड्स क्या है। मैं किसी को भी, कितने PhD यहाँ पे हमारे पास आते हैं 16 में, इवन PhD वाले भी स्टूडेंट्स भी आते हैं, BSc वाले भी आते हैं। मैं उनको कहती हूँ ठीक है, अब मुझे बताओ तो सही किस में आयरन, किस में आप कैसे आयरन खाओगे। सो दे नॉट एबल टू टेल मी। कहेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कहेंगे हाउ यू एड ऑन टू योर डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डेली कैसे ऐड ऑन करोगे। आपको पता है, जो आप उसको अपने तौर तरीके में उतारोगे तो कैसे आपका इम्प्रूव होगा। सो दे आर नॉट एबल टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि दे शुड बी अवेयर कि जैसे आप पूछोगे भी अब क्या खाएं, तो मैं फ्रूट्स में, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम टेक फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में सब लोग कहेंगे अनार, तो मैं कहती हूँ अनार में कुछ नहीं है, ओनली रेड पिगमेंट इज देयर इज नो आयरन एट ऑल इन अनार। डोंट वेस्ट योर मनी ओवर अनार, नॉर इवन एप्पल, ठीक है। बनाना में अच्छा होता है, ठीक है, ग्रेप्स में होती है, ठीक है, चीकू में होता है, बट आप वो खाने वाले कहेंगे वो तो शुगर वाले फ्रूट्स हैं, हम कैसे खाएं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। वाटरमेलन में होगा आपका आयरन, जैसे गर्मियों में आप वाटरमेलन खाओ तो दैट कैन इम्प्रूव योर आयरन। रेस्ट इज, हम कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई रखो जरूर घर में, ताकि आप दाल वैसे भी कुकर में बना लो, ठीक है। तो उसमें जो तड़का भी लगाना है, इंडियंस आर यूज टू द तड़का पार्ट, तो उसमें लगा के आधा घंटा पड़े रहने दो आयरन के कढ़ाई में। यू विल हैव सफिशिएंट आयरन डेली इन योर डाइट। माँ की दाल बनाई है तो उसको तो जरूरी रखो आयरन वेसल में। बाकी जो चने हैं, काले चने, तो वेजिटेरियन पार्ट, दिस ऑल वेजिटेरियन पार्ट, वेजिटेरियन काले चने वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन। मैं सबको कहती हूँ कि उबाल के रख लिया करो, चाहे आधा किलो चाहे पाइया, फ्रीजर में लगा लो, फ्रिज में लगा लो, सो दैट दे डोंट गो बैड, खराब ना हो। गर्मियों में फ्रीजर में लगा लो। रोज 1 मुट्ठी
आप काले चने खा लिया करो, उसमें आयरन कढ़ाई में उसको तड़का लगा लोगे तो बहुत अच्छे ब्लैक बन जाते हैं, ऑल रिच सोर्स ऑफ आयरन जी। ठीक है। खूब एक मुट्ठी रोज खा लिया करो, आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल जी डॉक्टर। ठीक है। जिसको काले चने नहीं खाने, छोले की दाल खाओ, छोले की दाल नहीं खानी तो कड़ी खाओ। सो दे आर रिच सोर्सेज ऑफ आयरन एंड वेरी इजी वे टू इंक्रीज योर आयरन। सर्दियों में तो आपके पास मेथी है, चलई है, डेली खाओ जी। और चटनी है जो धनिया की चटनी बना के खाओ। धनिया इज वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, मच मोर देन पालक, मच मोर देन स्पिनच, मच मोर देन साग ऑल्सो। साग रोज नहीं बनेगा जी। कभी कभी बनेगा ठीक है। उससे अच्छा है तो मेथी रोज परांठी में डाल के बना लो। जी। हैव आंवला विद यू बिकॉज आयरन जो होता है ना आपकी एब्जॉर्प्शन विटामिन सी से एब्जॉर्प्शन हेल्प होती है। जो आंवला या सिट्रस फ्रूट्स होते हैं विटामिन सी रिच होते हैं, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। कईयों के ऐसे होता है आयरन अकेला एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में, विटामिन सी के साथ एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो कईयों के विटामिन सी वैसे कम होता है तो विटामिन सी के साथ हो जाती है। तो हम कहते हैं आंवला इंक्लूड कर लो अपनी डाइट में, चटनी साथ में बनाओ, चटनी का अचार आंवले का रखो, चटनी साथ में रखो, मेथी की रोटी बनाओ, बट साथ में चाय मत पियो। जी डॉक्टर। सब चाय पीते हैं साथ में रोटी के साथ सब चाय पियेंगे। प्रॉब्लम ये है जो चाय में ज़ैंथीन्स होते हैं प्रोज़ैंथीन्स होते हैं, वो सारा आपके आयरन के साथ कंबाइन होके पॉटी में निकल जाते हैं। सो यू आर अगेन लेफ्ट विद नो आयरन। जी। सो एक डाइटिक्स पार्ट है जिसमें डाइटिक्स में हम कहते हैं गुड डाइटरी हैबिट्स। आप आयरन खा रहे हो पर उसके साथ आप जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने आप ठीक है। जो चाय है वो नहीं लेनी, इट विल प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। दिस इज द बेसिक पार्ट इन पंजाबी डाइट। पंजाबीज के पास खाने को बहुत है, मेरे को ऐसे लगता है। आई हैव बीन टू एवरी विलेज, आई हैव सीन एवरीबॉडीज डाइटिक हैबिट्स, तो सब में बहुत है बट द डाइटरी इज पुअर। जी। तो डॉक्टर अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स के लिए, खास तौर पे हमारे फीमेल एडोलेसेंट लिसनर्स के लिए एक मैसेज भी दें और उन्हें थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताएं कि हमारे शरीर में आयरन डेफिशिएंसी ना हो। देखो सब नॉन वेज पार्ट भी रह गया, नॉन वेज में भी काफ़ी आयरन होता है। डेली नॉन वेज खाओगे, कोई भी आइटम खाओगे, इट विल हेल्प इन योर आयरन प्रोडक्शन। बट फिर भी मैं कहती हूँ इंडिया इज़ अ वेरी वेजिटेरियन कंट्री जहाँ पे हम वेज प्रमोट करते हैं। सो घोड़े भी हैं, उनमें कभी आयरन डेफिशिएंसी नहीं होता, वो सिर्फ काले चने खा के ही भागता है ठीक है। सो ट्राई टेकिंग आयरन विद विटामिन सी बट विदाउट मिल्क आगे पीछे पीना, 1 घंटे आगे पीछे, नॉट अलॉन्ग विद द आयरन, अदरवाइज इट विल लीड टू ब्लोटिंग और अब्जॉर्ब नहीं होगा और वेस्ट हो जाएगा। बस दिस इज माई जनरल एडवाइस टू एवरीबडी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ आए और हमारे साथ इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू।